अज़ीज़ तलबा तलबात, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट 8 के तीसरे प्रोग्राम जो कि पिछले से लिंक्ड है डाटा प्रेजेंटेशन की बात करेंगे। डाटा प्रेजेंटेशन में 3 किस्म की चीज़ें आती हैं, जैसे टेबल्स बनाने, ग्राफ्स बनाने और पिक्चर्स बनाने। तो जो टेबल्स है इसके लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म की क्लासिफिकेशन करते हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम क्लासिफिकेशन, सिंपल, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन, फिर उसके बाद टेबल की हेडिंग्स, टेबल की बॉडी और कैसे टेबल बनाया जाता है उसका पढ़ेंगे। तो आइए सिंपल क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं। सिंपल क्लासिफिकेशन जब सिर्फ वेरिएबल के अंदर 1 या 2 कैटेगरीज हों तो वो कहलाती है। तो आइए सिंपल क्लासिफिकेशन को देखते हैं। जब भी हमारे पास कोई डाटा आता है तो डाटा के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लासिफिकेशन या तो हम करते हैं या पहले से मौजूद होती हैं। जो सिंपल क्लासिफिकेशन है, फॉर एग्जांपल हमने कुछ लोगों का डाटा इकट्ठा किया तो उसमें बॉयज़ भी हैं और गर्ल्स भी हैं। तो ये एक सिंपल क्लासिफिकेशन हो गई कि बॉयज़ को हमने अलहदा कर लिया, गर्ल्स को हमने अलहदा कर लिया। और मैं जब आपको डाटा की कोडिंग सिखाऊं तो या जब डाटा एनालिसिस की तरफ जाएं तो हम नॉर्मली ये कहते हैं कि अगर आपने बॉयज़ तो ABCD यानी जो अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में अगर बॉयज़ है तो उसको 1 दे दें, गर्ल्स को 2 दे दें, ताकि आप आराम से उसको याद भी रख सकें कि आपने क्या कोडिंग इसके लिए की थी। तो जब हम कोड्स असाइन करते हैं तो फिर हम इस क्लासिफिकेशन की बेस पे जाके टेबल्स बना सकते हैं। सिंपल क्लासिफिकेशन से आगे बढ़ें तो हमारे पास मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन है, यानी इसकी मज़ीद क्लासिफिकेशन है। अगर हमारे पास एक डाटा है कोई 500-600 लोगों का, तो उसमें से हमने बॉयज़ को अलहदा कर दिया, गर्ल्स को अलहदा कर दिया। अब हम ये देखते हैं कि इसमें वेजिटेरियन बॉयज़ कौन कितने हैं और नॉन वेजिटेरियंस कितने हैं, यानी जो सब्ज़ियाँ खाते हैं और जो सब्ज़ियाँ नहीं खाते। इसी तरह गर्ल्स वेजिटेरियन और जो है गर्ल्स नॉन वेजिटेरियन। पर इसके बाद जब मज़ीद क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो वेजिटेरियंस हैं उनकी एज लेस दैन 20 ईयर्स है या ग्रेटर दैन इक्वल टू 20 ईयर्स है। यानी जब वो वेजिटेरियन की तरफ गए तो उनका सेंस कब डेवलप हुआ, इसी तरह नॉन वेजिटेरियन का सेंस कब डेवलप हुआ। तो इस तरह की क्लासिफिकेशन जब हम डाउन द आर्डर चलते जाते हैं तो इसको हम कहते हैं मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। यानी एक स्टेप पे हमने बॉयज़ और गर्ल्स को अलहदा किया, फिर हमने वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन को अलहदा किया, फिर हमने उनकी एज वाइज क्लासिफिकेशन की कि वो किधर फॉल कर रहे हैं। तो इस तरह की क्लासिफिकेशन करने के बाद हम टेबल्स की तरफ जाते हैं। तो देखते हैं कि हमारे पास क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग अ डाटा प्रेजेंटेशन मेथड। हमें पता होना चाहिए कि डाटा प्रेजेंट कौन सा हमने करना है और किस क्राइटेरिया पे वो फॉल कर रहा है। तो फिर हम जो है तो सबसे पहला इंडिकेटर जो डाटा प्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास होगा वो साइज़ ऑफ स्टडी होगा, यानी कितनी स्टडी डाटा हमारे पास कितने लोगों का। अगर मैं एक सिंपल सी एग्जांपल आपको दूं, 500 लोगों से डाटा कलेक्ट किया है, 1000 से किया है या इससे भी ज़्यादा हमने डाटा सेलेक्ट किया है। फिर स्कोप ऑफ स्टडी, ये कितना फैलाया हमने इस रिसर्च को या जो डाटा को। मसलन मैं कहता हूँ एक ऐसी स्टडी हम करने जा रहे हैं कि व्हाट आर द व्यूज़ ऑफ पीपल अराउंड अबाउट द सोशल मीडिया एट द प्रेजेंट टाइम। तो ये बहुत वाइडर स्कोप है। जब मैं पीपल कह देता हूँ, जब मैं कहता हूँ व्हाट आर द व्यूज़ ऑफ यंग पीपल मीन्स लेस दैन 20 ईयर्स, तो इसका स्कोप कम होता चला जाता है। तो ये हम उस स्कोप को पहले डिफ़ाइन कर लेते हैं तो फिर हमें पता चलता है। फिर प्रोग्राम पार्टिसिपेशन, इसमें कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया। मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि हमारे पास 10 लाख लोग हैं जिनके बारे में हम जो है रिसर्च करना चाह रहे हैं। तो फिर उसमें से कितना मैं सैंपल सेलेक्ट करूँगा या कितने पार्टिसिपेंट्स जो डाटा के लिए उसके अंदर जो है वर्क करेंगे। फिर वर्कर्स कोऑपरेशन मींस वो कितने कोऑपरेटिव है हमारे साथ। फिर इंट्रूजन इनटू द लाइव्स ऑफ रिसर्च पार्टिसिपेंट्स, कुछ जगहों पे ऐसे होता है कि हम क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्ट नहीं करते, हम उनके
क्वालिटेटिव डाटा कलेक्ट करते हैं ताकि इन डेप्थ एनालिसिस कर सकें कि मेरे व्यूज़ क्या हैं। तो मुझसे आप इंटरव्यू करेंगे या मुझे ऑब्ज़र्व करेंगे। तो जब आप लाइव्स के अंदर जाते हैं तो फिर ये आपका सैम्पल जो है या जो पार्टिसिपेंट्स का साइज़ है वो कम हो जाता है। तो जब शार्ट साइज़ होता है तो फिर उस तरह की डाटा प्रेजेंटेशन उसकी मुख्तलिफ हो जाती है। कितने रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं, टाइम कितना ले रहे हैं, यानी कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर हम जो है वो डाटा कलेक्ट करेंगे और किस टाइम ड्यूरेशन के मतलब उनसे चीज़ें जो है हम पूछेंगे। उसके बाद प्रीवियस रिसर्च फाइंडिंग्स के पीछे जो हमने रिसर्च कंडक्ट की है उसकी फाइंडिंग्स क्या हैं और उसकी बेस पे फिर हम अपने डाटा को भी प्रिपेयर करेंगे। तो ये सारे 8 पॉइंट्स हैं, 8 फैक्टर्स हैं जो अगर हमारे पास हों तो फिर हमें पता चलता है कि हमारा डाटा किस तरह एनालाइज होगा। यानी अगर मैं शुरू करूं इस स्कोप के अंदर, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च भी आ जाते हैं। तो अगर मुझे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च क्लियर हैं तो फिर मैं जाता हूं टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन पे। जब टूल्स मेरे पास आ जाते हैं तो फिर मुझे समझ आ जाती है कि मैंने कितने लोगों से डाटा कलेक्ट करना है और किस तरह का डाटा आएगा। फिर उसकी मैं कोडिंग करूँगा, सिंपल कोडिंग है या मैनीफोल्ड कोडिंग है, और उसके बाद हम जो है प्रिपरेशन की तरफ जाएंगे कि किस तरह का डाटा जो है हम प्रेजेंट करेंगे। सो डाटा प्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास जो है डिफरेंट फॉर्म्स हैं। हम कहते हैं टेबुलर प्रेजेंटेशन। तो एक सिंपल टेबल है और एक कम्प्लेक्स टेबल है। मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा कि सिंपल टेबल कैसे होता है। सिंपल टेबल ये है कि मेरे पास ये जो है कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं, ये पार्टिसिपेंट्स के नाम आ गए, नेम्स, इधर असलम, आयशा, उसके बाद राबिया, तनवीर, और इधर जो है हम कहते हैं कि उनकी हाइट। तो आगे जो है उसका जेंडर, जैसे मैंने कहा था बॉयज़ के लिए 1, गर्ल्स के लिए 2, ठीक है, और इधर जो है 2 और इधर 1। इसी तरह हाइट अगर 5 फीट, उसके बाद 5 6, 5 4, 5 3, 5 8। तो ये जो है इस तरह की टेबल जिसमें एक में आपके पास रोज़ में नेम और उसके आगे और कॉलम में हमारे पास हाइट और जेंडर आ गई। तो ये एक सिंपल टेबल बन गई। जब कम्प्लेक्स टेबल बनाएंगे तो उसके अंदर सब कैटेगरीज़ भी, रोज़ के अंदर हमारे पास सब कैटेगरीज़ भी बन जाएंगी। तो हम ये देखते हैं, ये तो टेबुलर फॉर्म हो गई। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में आप ये देखते हैं कि जहाँ पे हम समझते हैं कि टेबल्स जो है वो सही नहीं है, यानी टेबल्स के लिए हमारे पास इतना डाटा नहीं है कि वो टेबल्स में रखा जाए, तो हम ग्राफ्स के ज़रिए उनको प्रेजेंट कर सकते हैं, वो इजीली जो है प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये रिसर्चर पे डिपेंड करता है कि ग्राफ बनाता है और वो किस तरह के डाटा पे ग्राफ बनाता है या टेबल्स बनाता है, और किस तरह डाटा इजीली जो है अंडरस्टैंड हो सकता है। एक्चुअली डाटा की अंडरस्टैंडिंग है जिसके लिए हम टेबल्स या ग्राफ बनाते हैं। तो टेबल्स में मैंने आपको बताया सिंपल और कम्प्लेक्स टेबल्स होते हैं। जब ग्राफ्स हम बनाते हैं तो क्वांटिटेटिव डाटा पे हिस्टोग्राम्स होते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स, फ्रीक्वेंसी कर्व, लाइन चार्ट, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, डाटा को नॉर्मेलिटी को चेक करने के लिए कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, स्कैटर डायग्राम बनाते हैं, और जब इसकी पिक्चर्स बनाते हैं यानी क्वालिटेटिव डाटा होता है, जो कि शुरू के पहले प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि जो स्टैटिशियंस हैं वो डाटा को जब वो कैटेगोरिकल होता है तो वो उसे क्वालिटेटिव डाटा कहते हैं, जबकि वही कुछ रिसर्चर्स क्वालिटेटिव डाटा को जब वो वर्ड्स की फॉर्म में होता है तो वो कहते हैं। लेकिन स्टैटिशियंस कैटेगोरिकल डाटा को भी क्वालिटेटिव डाटा कहते हैं, इसलिए वो इसके लिए पिक्चर्स बनाते हैं, यानी बार चार्ट, पिक्टोग्राम, पाई चार्ट या मैप डायग्राम्स ये यूज़ करते हैं। तो इंशाल्लाह इससे अगले प्रोग्राम में हम इस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को इन डिटेल पढ़ेंगे। आज के इस प्रोग्राम में हम टेबुलेशन ऑफ डाटा या टेबल्स कैसे बनाते हैं। टेबल इज़ अ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा इनटू रोज एंड कॉलम्स। सो
जब भी हम डाटा को रोज़ और कॉलम में लिख लेते हैं तो फिर ये एक टेबल की फॉर्म हमारे पास आ जाती है। इसकी डेफिनेशन कूनर ने भी दी, उसने कहा इट इन्वॉल्व्स orderly and systematic presentation of numerical data in a form designed to elucidate the problem under consideration. It means that जो भी हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं, जो इश्यू है हमारे पास, जो प्रॉब्लम है जिस पे हमने डाटा कलेक्ट किया है, उससे जो टेबल बना के मीनिंगफुल डाटा प्रेजेंट कर दें। जबकि ब्लेयर ने इसे कहा टेबल in its broadest sense is an orderly arrangement of data into columns and rows, जो कि मैंने आपको पहले बताया। तो इससे ये हमें पता चला कि टेबल जो है ये सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा है और इनको रोज़ और कॉलम्स में लिखते हैं। मैंने एक टेबल आपको सिंपल बना के भी बताया कि इधर हम नेम्स लिखते हैं और कॉलम्स के अंदर हमने हाइट और उसके जेंडर को लिख दिया। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अरेंजमेंट्स ऑफ द डाटा इज़ टेबल एक्चुअली। अब टेबल के पार्ट्स कितने हैं? सबसे पहले टेबल का नंबर आएगा। जैसे मैं कहता हूँ टेबल नंबर 1, इससे आगे इसका टेबल टाइटल होता है, जैसे कि एज इन ईयर्स। ये वाला टाइटल जो अगर एक सिंपल टेबल हो, अगर कॉम्प्लेक्स टेबल हो तो उसका टाइटल बदलता चला जाएगा। तो और मैं आपको बताऊंगा कि इसका कॉम्प्लेक्स टेबल हो तो फिर हम कैसे टेबल का टाइटल लिखते हैं। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप टेबल बनाएं तो डेट भी नोट कर लें कि ये टेबल आपने कब बनाया, क्योंकि आपके पास समटाइम्स ऐसी रिसर्च आप कंडक्ट कर रहे होते हैं जिसमें डाटा डेज़ के हिसाब से या वक्त के हिसाब से चेंज होता रहता है, आपके पास डाटा आता चला जाता है। तो इसलिए आप टेबल्स को डेट उसके साथ लिख लेते हैं कि किस डेट को आपने टेबल बनाया। स्टब्स और रोज़ डेजिग्नेशन, कि रोज़ के अंदर हमने कैसे लिखना है। जैसे मैंने पिछले में बताया था कि हम नेम जो है वो रोज़ में लेके जाएंगे और दूसरी जो चीज़ें हैं वो कॉलम्स जो है हेडिंग्स, वो कैप्शंस हम लेंगे। बॉडी ऑफ द टेबल, इसके अंदर क्या होगा, इसका सोर्स क्या है, डाटा कहाँ से आया, फुट नोट्स और रेफरेंसेस, जहाँ पे हमें चाहिए होता है कहीं हम स्टार लगा देते हैं कि इसका मतलब ये है। तो ये सारी चीज़ें हमें याद रहनी चाहिए जब भी हमने कोई एक टेबल बनानी है। Table number must be allotted to the table for identification, particularly when there are many tables in studies. Sometimes हम researches conduct करते हैं जिसमें 100 के करीब tables आ जाती हैं। तो डिफरेंट फॉर्मेट है, APA फॉर्मेट है, MLA फॉर्मेट है, तो आप जो भी फॉलो करते हैं उसके फॉर्मेट को फॉलो करते हुए टेबल हेडिंग्स, टेबल नंबर्स हम देते हैं। यानी एक जो APA स्टाइल है उसके अंदर थ्रू आउट द रिपोर्ट 1 से शुरू करके आगे लेके जाते हैं। एक और जो है साइटेशन स्टाइल है जिसमें हम कहते हैं कि हर चैप्टर का टेबल नंबर अलग हो। मसलन पहले चैप्टर में टेबल है तो उसे हम 1.1, 1.2 लिखते हैं। दूसरे चैप्टर का अगर टेबल है तो उसे 2.1, 2.2 इस तरह लेके चलते हैं। तो इस तरह हमने देखना है कि हम किस फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं। टाइटल शुड एक्सप्लेन व्हाट इट इज़ कंटेंट इन द टेबल, यानी जो हेडिंग है, जो नाम दे रहे हैं हम उसको टेबल को, तो वो सारी चीज़ें उसके अंदर आ जानी चाहिए। इट शुड बी क्लियर, ब्रीफ एंड सेट इन द बोल्ड टाइप ऑन द टॉप ऑफ द टेबल। ये मैं आगे आपको बताता हूँ। फिर डेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द टेबल, ये भी हमें पता होनी चाहिए। Stubs and rows, stubs are rows designation. Each rows of the table should be given a brief heading. यानी हर रो के अंदर जो जैसे मैंने नाम लिख दिए थे तो आपने एक ब्रीफ हेडिंग देनी है या ID लिख देते हैं। Such designation of rows are called stubs or stub items. Column head designations is given on the top of each column to explain to what the figures in the column refer. जैसे मैंने ऊपर हाइट लिखा था, फिर मैंने जेंडर लिखा था, तो ये उसके कॉलम के कैप्शन है। हमें कॉलम कैप्शंस और रोज़ की हेडिंग्स जो है वो क्लियरली डिफ़ाइन करनी है, क्योंकि ये हमारे डाटा के वेरिएबल्स हैं जिसकी बेस पे हम इनको कॉलम के नेम और फिर ये लिंक करते हैं टेबल टाइटल के साथ। यानी टेबल के अंदर जो हमने टाइटल दिया है
फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कंपैरिजन ऑफ एज एंड हाइट ऑफ द पर्सनस, तो आप ज़ाहिर बात है एज एंड हाइट, तो मेरे कॉलम में एज और हाइट आ जाएगी और रोज़ के अंदर पर्सनस के नेम आ जाएंगे ताकि हम अलग-अलग कर सकें उनको। Body of the table, the data should be arranged in such a way that the figures can be located easily. मुझे अगर देखना है कि 20 साल की एज वाले पर्सनस के हाइट कितनी है तो वो क्लियरली नज़र आ जाए, या मैं कोई अगर एज बैंड बनाता हूँ जैसे 25 से 30 साल वाले एज के लोगों की एवरेज हाइट कितनी है तो वो मुझे उस टेबल से नज़र आ जानी चाहिए। Source should be given at the bottom of the table. A note should be added indicating the primary and secondary source. अगर हमने डायरेक्टली डाटा कलेक्ट किया है तो वो प्राइमरी होगा, अगर हमने किसी रिपोर्ट से डाटा उठाया तो वो सेकेंडरी सोर्स होगा, वो हमने देना है। फुट नोट होता है कि अगर कोई चीज़ मज़ीद एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है तो वो हम एट द पेज एट द बॉटम ऑफ द पेज अगर फुट नोट लिखना है, अगर रेफरेंस लिखना है तो वो एट द एंड ऑफ द रिपोर्ट आता है। तो ये हमें इनको एक्सप्लेन करने के लिए टर्म्स को वो सेपरेटली हमें देने पड़ते हैं। अब ये फॉर्मेट ऑफ द टेबल है, सबसे ऊपर देखें ये डिफरेंट फॉर्मेट हो सकते हैं, मैंने आपके लिए एक फॉर्मेट चुना है ताकि आप समझ सकें कि टेबल होता कैसे है। सबसे ऊपर टेबल नंबर, उसके बाद टेबल टाइटल। अब स्टेप्स हैं, जैसे रो हेडिंग्स है तो मैं कहता हूँ यहाँ पे नेम या आईडी आए। अब अगर नेम है तो नीचे 1 2 3 4 5 6 जितने भी लोगों का हमने डाटा लिया वो हमने लिख दिया। अब सब हेड जो है अगर मैं कहता हूँ एज है और इधर मैं कहता हूँ हाइट है। अब इसके अंदर ये आपका कम्प्लेक्स टेबल है, इसके अंदर बॉयज़ की हाइट है और गर्ल्स की हाइट है। अगर असलम आपके पास आता है और उसकी जो है एज है 20 इयर्स और उसकी हाइट है, ये भी बॉयज़ के लिए आएगा और ये गर्ल्स के लिए, तो उसका 5.6 इंचेस। इसी तरह आप ऐड करते चले जाते हैं, बॉयज़ का अलग, गर्ल्स का अलग। तो ये जो है मेन हेडिंग और फिर इसकी सब हेडिंग्स कॉलम की, ये मेन हेडिंग और फिर उसकी सब हेडिंग्स। तो इसी तरह कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जो दो चीज़ें हम काउंट कर रहे होते हैं तो वो भी इसी तरह सब हेडिंग्स में। तो फिर ये कॉलम टोटल आ जाता है, नीचे ये इन सब का टोटल आ जाता है ऊपर से नीचे ऐसे, और रो का टोटल इधर आ जाता है। यानी असलम के लिए अगर हमने उसकी हाइट और उसकी एज का कंपैरिजन करना है तो वो हमें या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका टोटल है, इनका टोटल नहीं हो पाएगा इस तरह। इससे अगर हम करेंगे तो हमें एवरेज एज मिल जाएगी कि इन लोगों की एवरेज एज टोटल इनका करके नंबर ऑफ़ पर्सन से डिवाइड करेंगे। गर्ल्स की हमें एवरेज एज मिल जाएगी, एवरेज हाइट मिल जाएगी, लेकिन शायद हम इधर टोटल ना कर सकें क्योंकि ये वाला जो वेरिएबल्स हमने लिए हैं एज और हाइट, ये दोनों आपस में ऐड नहीं हो सकते, ये दो डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। लेकिन इसी तरह अगर हम इसी के अंदर अगर हम लें, हमारे पास आता है जी कि इनका इन्हीं बंदों का ये नेम्स हैं, इनका एटीट्यूड और इनका स्कोर अचीवमेंट और आर परसेप्शन, या एटीट्यूड के ही दो आगे सब कंस्ट्रक्ट है। एटीट्यूड में हम कहते हैं सेल्फ एफिकेसी और सेल्फ कंसेप्ट। तो इसका स्कोर असलम का सेल्फ एफिकेसी का स्कोर 36 आ गया, ये 35 आ गया, और इधर जो है उसके परसेप्शन का स्कोर 85 आ गया, 87 आ गया, और टोटल करना है तो इस साइड पे भी टोटल हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें जो आपस में ऐड हो सकती हैं उसके लिए ये टोटल वाली रो भी हम यूज़ करते हैं और ये टोटल वाली रो भी हम यूज़ कर लेते हैं। तो जब भी हमने कोई टेबल बनानी है, टेबल नंबर, टेबल टाइटल, रो हेडिंग्स, कॉलम कैप्शंस, इन सब को हमने पहले से आइडेंटिफाई करना है, और ये आइडेंटिफाई उस वक्त होंगी व्हेन वी आर क्लियर अबाउट द वेरिएबल्स। ठीक,
अब जो मैंने आपको बताया, मैंने कहा था कि मैं आपको टेबल कैप्शन बताऊंगा। अगर हम एटीट्यूड और अचीवमेंट की बात कर रहे हैं तो आप स्टूडेंट्स, तो हमारा टेबल हेडिंग क्या होगा? कंपैरिजन ऑफ एटीट्यूड एंड परसेप्शन ऑफ स्टूडेंट्स एट सेकेंडरी लेवल। सो अब देखें, ये सेकेंडरी लेवल के स्टूडेंट्स होंगे, ये स्टूडेंट्स के नाम आ जाएंगे, यहाँ पे उनके एटीट्यूड का स्कोर आ जाएगा, यहाँ पे उनके परसेप्शन का स्कोर आ जाएगा, तो हम इनको कंपेयर कर लेंगे। अब ये टेबल कैप्शन जो हमने दिया ये बड़ा क्लियर हो गया। तो जब भी आपने टेबल बनाना है, इसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप वेरिएबल्स को बड़े अच्छे तरीके से डिफ़ाइन कर लें। टेबल डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। सिंपल टेबल, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, 1 वे टेबल होता है। कॉम्प्लेक्स टेबल, 3 वे टेबल, मैनीफोल्ड टेबल, डबल और 2 वे टेबल्स। तो ये जैसे ऊपर से मैंने कॉलम्स का 2 वे टेबल बनाया है, इसी तरह रोज़ के अंदर भी डिफरेंट कॉम्प्लेक्स टेबल्स बन सकते हैं ताकि हम पर्टिकुलर ग्रिड तक पहुंच सकें। ग्रिड होता है, ये मतलब मैंने टेबल बनाया, इसके अंदर ये रोज़ हैं और ये कॉलम्स हैं। तो जब मैं ग्रिड कहता हूँ तो ये एक पर्टिकुलर जो बॉक्स है ये एक ग्रिड कहलाता है। तो हम उस ग्रिड के अंदर, दैट ग्रिड शुड रिप्रेजेंट अ 1 यूनिट। तो उस यूनिट तक पहुँचने के लिए अब मुझे पता होना चाहिए कि ये असलम है और उसकी एज है, ये असलम है और उसकी हाइट है, ये असलम है, उसका एटीट्यूड का स्कोर है। तो जिस भी कॉलम पे ये राबिया है और ये उसकी एज है, ये हाइट है, ये उसका एटीट्यूड का स्कोर है, तो मुझे इस टेबल को क्लियरली वाजे करना चाहिए। अब इसे डबल वे हो या सिंगल वे हो, ये डिपेंड्स करता है कि हमारा वेरिएबल किस तरह का है। अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी, ओरिजिनल टेबल होना चाहिए। डिराइव टेबल भी हो सकते हैं, हमने किसी का टेबल लिया है और उसको हम डिराइव करके दे सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पर्पस, जर्नल पर्पस और स्पेशल पर्पस टेबल है। ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स पे बेस करता है कि हम कौन से ऑब्जेक्टिव अचीव करने जा रहे हैं, उसके मुताबिक हम इस टेबल को एडजस्ट कर लेते हैं। वाई द टेबल आर इम्पॉर्टेंट्स? अंडर टेबुलेशन, डाटा इज़ divided into various parts for each part of their totals and subtotals. Therefore, relationship between parts can be easily known. हम देखना चाह रहे हैं कि इन दो वेरिएबल्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये किस तरह डाटा में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो इसलिए टेबल हमें हेल्पफुल होता है। Since the data are arranged in table with a title and number so that can be easily identified. आपकी रिपोर्ट के अंदर बहुत सारे टेबल्स हैं या बहुत सारा डाटा है, तो आप एक पर्टिकुलर डाटा सेट तक पहुंच जाते हैं जब आपके पास टेबल कैप्शन मौजूद होता है और जब आपके पास टेबल नंबर मौजूद होता है। टेबुलेशन मेक्स इट ब्रीफ, बड़े आसानी के साथ। मेरे पास रॉ डाटा मौजूद हो तो वहाँ से शायद मैं इंटरप्रिटेशन ना कर सकूं, लेकिन जब मेरे पास डाटा टेबुलेशन की फॉर्म में आ जाता है तो फिर मैं इसके ग्राफ भी आसानी से बना सकता हूँ। टेबुलेशन प्रेजेंट अ न्यूमेरिकल फिगर इन एन अट्रैक्टिव फॉर्म एंड इट मेक्स कम्प्लेक्स डाटा इनटू सिंपल, और जिससे हम रिज़ल्ट जो है निकाल सकते हैं। दिस फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज़ हेल्पफुल इन फाइंडिंग द मिस्टेक्स। पहले जब हम टेबल बनाते हैं, सबसे पहले हमने ये देखना है कि वेदर द डाटा इज़ क्लियर। सिंपल टेबल बना के, मसलन मैं डाटा को कोड कर रहा हूँ, उस डाटा में 1 2 3 4 5 इतना कोड्स मैंने दिए हुए हैं, तो कहीं पे मुझे गलती से 6 लिखा गया तो ये टेबल मुझे बता देगा कि मेरी डाटा एंट्री सही है या नहीं। तो डाटा क्लीनिंग में भी हेल्पफुल होता है, फिर डाटा एनालिसिस में भी ये हेल्पफुल होता है। टेबुलेशन इज़ यूज़फुल फॉर कंडेंसिंग द कलेक्टेड डाटा। जब आप एक डाटा को टेबुलेट कर लेते हैं, फिर आपको उसमें कैटेगरीज नज़र आनी शुरू हो जाती हैं कि इन दो को मर्ज करके एक कैटेगरी बना लें, इन दो को मर्ज करके अगली कैटेगरी बना लें। टेबुलेशन मेक इट ईजी टू एनालाइज। अब डाटा के जब टेबल्स बन जाते हैं तो फिर उनसे एनालिसिस बड़ा आसान हो जाता है। एनालिसिस और टेबुलेशन दो डिफरेंट चीज़ें हैं।
यानी व्हाट द टेबल इज़ टेलिंग मी, ये एज ग्रुप्स हैं, ये इतनी इतनी एज है, तो किस ग्रुप की एज या किस एज रिलेटेड टू हाइट, किस एज ग्रुप की हाइट ज़्यादा है, किस एज ग्रुप की हाइट कम है, ये हमें इस डाटा से आसानी से मिल सकता है अगर हम टेबल्स की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। इट्स अ चीप मोड टू प्रेजेंट द डाटा एंड सेव्स टाइम्स एंड स्पेस एज वेल। मेरे पास बहुत सारा डाटा टेक्स्ट में हो, मैं बहुत सारे पेजेस लिखूं और जब किसी ने पढ़ना है तो उसको भी बहुत ज़्यादा टाइम लगे, रैदर आई एम गिविंग अ वन टेबल, शायद एक ही पेज पे आ जाए और उससे मुझे सारी मीनिंग्स मिल जाती हैं। टेबुलेशन इज़ अ डिवाइस टू समराइज large and scattered data and the maximum information may be collected from these tables. So overall हमें ये पता चला कि टेबल्स हमें हेल्पफुल होते हैं समराइज करने में, एनालाइज करने में, इजी टू प्रेजेंट, इसलिए टेबल्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो अज़ीज़ तलबा, आज के इस प्रोग्राम में हमने प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा और स्पेसिफ़िकली टेबल्स में डाटा को कैसे प्रेजेंट करना है, उनके इम्पॉर्टेंस क्या है और किस तरह के वेरिएबल्स टेबल्स में प्रेजेंट हो सकते हैं, ये डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही और उम्मीद है आप इस पे मज़ीद काम करेंगे। इंशाअल्लाह नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होऊंगा। मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ़िज़।